नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको चार रूप से आगे बढ़ाते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था बर्नर का उपसंयोजक यौगिकों के निर्माण के लिए बर्नर थ्योरी। बर्नर थ्योरी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। बर्नर थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि जो अल्फ्रेड बर्नर था उसने उपसंयोजक यौगिकों के निर्माण से संबंधित एवं उनके भौतिक व रासायनिक गुणों से संबंधित उसने एक महत्वपूर्ण तथ्य ये बताया हमें कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु होता है तो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिसमें एक प्रकार की जो संयोजकता थी वो तो है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी जो संयोजकता थी वो थी हमारे पास द्वितीय संयोजकता। तो उसके बारे में प्राथमिक संयोजकता द्वितीय संयोजकता के बारे में अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है बर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण या प्रायोगिक पुष्टि। बर्नर सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि, बर्नर सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि। तो देखिए दोस्तों, बर्नर ने क्या किया, प्रयोग किया, उपसंयोजक यौगिक का निर्माण किया और उस उपसंयोजक यौगिक का निर्माण इन्होंने किया कोबाल्ट क्लोराइड प्लस उसमें अमोनिया विलयन मिला दिया। अब अमोनिया विलयन मिलाने पर इसका जो संगठन है वो हमारे पास बना CuCl 3.6NH3 के 6NH3 के रूप में। अब देखो ये जो CuCl 3.6NH3 है जो कि संकुल यौगिकों की मात्र संगठन को व्यक्त करता है। इस अणुसूत्र के द्वारा अपन यहाँ पर निम्न संकुल बना सकते हैं। जैसे पहला संकुल बनाया हम CO NH3 का होमोट्राइज CL3 फर्स्ट ये बना सकते हैं अपन यहाँ पर। दूसरा बनाए CO NH3 और Cl2 एक यहाँ पर हम बना दें Cl। और यहाँ पर दोस्तों देखो हम जल का उपयोग कर सकते हैं और जल का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर अपन जल का अणु भी जोड़ के लिख सकते हैं। ये जल का अणु हो जाएगा हमारे पास। एक हम बना सकते हैं यहाँ पर CO NH3 का होल 5 Cl और इधर लिखेंगे Cl2 H2। एक हम यहाँ पर बना सकते हैं CO NH3 का होल 6 Cl3 और H2O को हम जोड़ सकते हैं इधर। तो इस प्रकार से जो CuCl3 प्लस 6NH3 है उससे संबंधित हमारे पास ये चार संकुल यौगिकों का निर्माण होता है। अब देखो इन चार संकुल यौगिकों में हमारे पास 3 Cl तो इसके बाहर जो प्राथमिक संयोजकता को दर्शाते हैं, ये द्वितीयक से ये प्राथमिक संयोजकता को दर्शाएगा, ये भी प्राथमिक संयोजकता को दर्शाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो संकुल यौगिक है यदि इन सभी संकुल यौगिकों की क्रिया AgNO3 की सहायता या AgNO3 के साथ साथ कराई जाती है। AgNO3 के साथ साथ इन सभी की क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर इनमें से एक संकुल ऐसा होगा जो AgNO3 की साथ साथ क्रिया नहीं करेगा। तो उसमें ये जो संकुल है यहाँ पर ये संकुल AgNO3 के साथ साथ क्रिया नहीं करता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, अभिक्रिया संपन्न
नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर देखो प्राथमिक संयोजकता के रूप में किसी भी प्रकार का कोई आयत जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर केवल इसको जब अपन जल में घूमते हैं तो जल में घूमने पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं बनता है, जबकि इसको यदि अपन जल में घूमते हैं तो इसको जल में घूमने पर 1:1 के रूप में धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है। तो ये जब प्राथमिक संयोजकता के रूप में जुड़ा हुआ जो Cl है, जब ये विलयन में आयनिक अवस्था में आ जाता है तो AgNO तृतीय शासक क्रिया कर देता है और ये PgCl का एक अणु का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से जब इसकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर जो 2 Cl है, तो ये 2 Cl की क्रिया करते हैं तो यहाँ पर 2AgCl का निर्माण होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3AgCl का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए आयनों की संख्या बढ़ने पर जैसे जैसे इन आयनों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन संकुलों का जलीय विलयन है वे विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि सर्वाधिक जो विद्युत चालकता प्रदर्शित करेगा वो करेगा हमारे पास समतुल्य यौगिक फॉर्म। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर रखेंगे सर्वाधिक विद्युत चालकता, सर्वाधिक विद्युत चालकता, और इसके लिए लिख देंगे न्यूनतम विद्युत चालकता, ये न्यूनतम विद्युत चालकता। और इसके लिए तो अपन देख सकते हैं कि ये विद्युत का चालन नहीं करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर AgCl का एक अणु बनेगा, यहाँ पर AgCl के 2 अणु बनेंगे और यहाँ पर AgCl के 3 अणु बनते हैं। तो ये जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल वर्नर सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि करता है कि वर्नर सिद्धांत के अनुसार एक ही जो ऋणायन होता है वो संकुल यौगिक की प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अपन इन सभी के डायग्राम बनाते हैं कि जो इनकी संरचनाएं बनती है किस प्रकार से बनती है, कि उनमें अपन प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो संरचना बनाते हैं वो CONH3 का मोनोक्साइड Cl3 की संरचना बनाते हैं। इसमें केंद्रीय परमाणु में हमारे पास कोबाल्ट, और इस तरीके से इसके समन्वय जो संख्या है वो 3 और 3 6 होती है। अब यहाँ पर लोगों को अपन एक Cl इधर जोड़ देता हूं मैं, एक इधर जोड़ लूं और एक इधर जोड़ लूं। यहाँ पर एक NH3 इधर जोड़ दें, एक NH3 इधर जोड़ लेते हैं और एक NH3 इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास पूरी समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या इस संकुल यौगिक के अनुसार कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो इसके पास 6, तो क्या हो गई? द्वितीयक संयोजकता हो गई। अब हम देखते हैं कि जो Cl- जो Cl- है आयन, ये इसकी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसकी प्राथमिक संयोजकता को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर अपन डॉट डॉट लाइन का उपयोग कर देते हैं। तो ये तो हो जाएगी, ये जो सबका तरीका है, ये तो द्वितीयक संयोजकता संयोजकता का प्रदर्शन करती है।
वाली और सतत लाइन वाली ये प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता अर्थात ये जो तीनों सीएल हैं ये तीनों सीएल प्राथमिक संयोजकता को भी दर्शा रहे हैं और द्वितीयक संयोजकता को भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो समतुल यौगिक है फर्स्ट वाला इसकी ये संरचना बनती है। इस प्रकार से हम इसकी संरचना बना सकते हैं बर्नर सिद्धांत के अनुसार। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारे पास है सेकंड नंबर का CONH3 का और Cl2। तो NH3 का और है तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक Cl के स्थान पर हम क्या कर देते हैं NH3 का उपयोग कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो तो Cl हो जाएगी और एक यहाँ पर NH3 का उपयोग और कर लेंगे। तो ये जो दोनों Cl हैं ये दोनों Cl इसकी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये NH3 है ये इसकी केवल द्वितीयक संयोजकता को भी प्रदर्शित करता है। हाँ इसमें देखो अब एक Cl और जुड़ा हुआ है हमारे पास, एक Cl और जुड़ा हुआ है। अब ये जो Cl है तो यहाँ पर हमारे पास देखो यौगिक हो गए NH3 का और 4 के लिए हो गए 2 6 हो गए, यानी इसके बाद में इसके ऊपर एक आवेश और रह जाता है, एक आवेश और रह जाता है। उस आवेश को उदासीन करने के लिए यहाँ पर हम एक Cl का और उपयोग करते हैं। अब ये जो Cl है ये इसकी केवल प्राथमिक संयोजकता को दर्शाएगा। ये इसकी केवल प्राथमिक संयोजकता को भी प्रदर्शित करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा तीसरा नंबर का जो एग्जांपल है इसकी संरचना हम किस प्रकार से बना सकते हैं। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक जो Cl है वो जुड़ा हुआ है किसके प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता से, जबकि दो Cl ऐसे हैं जो किस प्रकार की संयोजकता दर्शा रहे हैं, प्राथमिक संयोजकता दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस एक संयोजकता के द्वारा हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं किसको NH3 और NH3 को यदि अपन यहाँ पर जोड़ते हैं तो अब हमारे पास केवल एक Cl रह गया किसके रूप में, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता के रूप में, जबकि दो Cl हमारे पास कैसे रह गए कि जो प्राथमिक संयोजकता को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर अपन एक Cl को और इधर हम यहाँ पर दर्शा दें प्राथमिक संयोजकता के रूप में। तो ये जो संरचना है हमारे पास ये संरचना बन गई समतुल्य यौगिक थर्ड की। फिर हमारे पास लास्ट रह गया CONH3 का होल 6 Cl3। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा हुआ जो Cl था उसके स्थान पे हम NH3 जोड़ देंगे और एक Cl को और जोड़ देंगे। एक Cl को यदि अपन जोड़ देते हैं 3 3 6 7 8 एक अपन यहाँ पर जोड़ दें Cl। ये Cl यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। अर्थात जब इस संकुल यौगिक को हम जल में घोटते हैं तो जल में घोटने पर यहाँ पर 1 + 3 Cl माइनस एक तो संकुल धनायन बनेगा और 3 Cl माइनस बनेंगे। अर्थात यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी
कितनी हो गई 4, जबकि यहाँ पर आयनों की संख्या 1 + 2 यानी 3, और यहाँ पर आयनों की संख्या 1 + 1 बराबर 2। तो यहाँ पर ये आयनों की संख्या क्रम से बढ़ती जाती है, इसलिए इन संकुलों के साथ साथ यदि अपन AgNO3 को मिला देते हैं तो इन आवेशों के अनुसार ही हमें AgCl का ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और इन आवेशों की संख्या के आधार पर ही अपन ये कह सकते हैं कि कौन से संकुल का जलीय विलयन विद्युत धारा का अधिकतम चालकता दर्शाएगा, कौन से संकुल का जलीय विलयन विद्युत धारा की चालकता ये दर्शाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ये विदित रहना चाहिए कि हमारे पास पहला संकुल है CONH3 का होता है Cl3, ये संकुल का जलीय विलयन जो है वो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, क्योंकि इसके जलीय विलयन में किसी भी प्रकार का कोई आयन उपस्थित नहीं होता है। उसके बाद अब हमारे जो टॉपिक है वो टॉपिक है केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं अपन केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, या केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखो यह हमारे पास कोई संकुल है CONH3 का होल प्राइस Cl3, CONH3 का होल प्राइस CO3। तो इस संकुल यौगिक में ये हमारे पास केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु है, और ये हमारे पास लिगेंड। जब इस केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंडों को बिल्कुल पृथक कर दिया जाता है, इससे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। अलग कर देने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश बचता है उस आवेश को हम केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से जुड़े सभी उदासीन अणु या लिगेंडों को पृथक कर देने पर धातु पर प्राप्त आवेश, धातु पर प्राप्त आवेश धातु का ऑक्सीकरण अंक कहलाता, धातु का ऑक्सीकरण अंक कहलाता है।
किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से जुड़े सभी उदासीन अणु या लिगेंडों को पृथक कर देने पर धातु पर प्राप्त आवेश धातु का ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। उसके बाद में अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी संकुल पर उपस्थित आवेश केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक व उपस्थित लिगेंडों के आवेशों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अपना एग्जांपल है CuNH3 का होल फॉर 2 प्लस CuNH3 का होल फॉर 2 प्लस। तो यहाँ पर देखो Cu का ऑक्सीकरण अंक प्लस फॉर NH3 का ऑक्सीकरण अंक बराबर प्लस 2 यहाँ पर Cu का ऑक्सीकरण अंक हम जानते हैं 2 होता है। यदि नहीं भी जानते तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस ये हो जाएगा 0 बराबर प्लस 2। तो यहाँ पर x बराबर प्लस 2। इस सूत्र के द्वारा अपन केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं इस संकुल पर जो आवेश होता है उसका निर्धारण अपन करते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक प्लस उपस्थित लिगेंडों का ऑक्सीकरण अंक बराबर संकुल पर उपस्थित आवेश, यानी वो उसके आवेश के बराबर होता है। तो अपन यहाँ पर लिख दें कि संकुल पर उपस्थित आवेश ये अपन ने देखो यहाँ इस रूप में लिख दिया, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मैटर है आप लोगों का ऑक्सीकरण अंक से संबंधित, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन इसके कुछ एग्जाम्पल कि ऑक्सीकरण अंक को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि इसमें अपन को कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे देखो CO का ऑक्सीकरण अंक प्लस NH3 का ऑक्सीकरण अंक प्लस 3Cl का ऑक्सीकरण अंक बराबर धातु का क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक। तो यहाँ पर अपन देखो इस रूप में इसको सरल करते हैं कि जैसे इसको अपन यहाँ पर क्या मान लें 0 मान लें। तो यहाँ पर CO का ऑक्सीकरण अंक तो मान लेते हैं अपन x है और NH3 का ऑक्सीकरण अंक उदासीन लिगेंड होने के कारण 0 है प्लस यहाँ पर Cl का ऑक्सीकरण अंक -1 है। क्या है -1 बराबर 0।
यहाँ पर x प्लस ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 बराबर 0। x बराबर प्लस का 3 यानी कोबाल्ट के ऊपर जो आवेश आएगा वो प्लस 3 आता है। इस प्रकार से अपन इसका ऑक्सीजन हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल में देखिए PT NH3 का होल फॉर Cl2 PT NH3 का होल फॉर Cl2 Cr H2 का होल 6 Cl3 K3 Fe Cn का होल 6 K3 Fe Cn का होल 6 और एक ले सकते हैं अपन FeC2O4 का होल 5 यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस इसको उदासीन करने के लिए अपन यहाँ पर लेते हैं K3। अब यहाँ पर देखो PT का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो यहाँ पर अपन लिख देंगे PT का ऑक्सीकरण अंक प्लस 4 NH3 का ऑक्सीकरण प्लस 2Cl का ऑक्सीकरण अंक बराबर 0। तो यहाँ पर Bt का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए इसको क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे और ये 4 NH3 का ऑक्सीकरण अंक है यहाँ पर तो 4 NH3 उदासीन एलिमेंट है इसलिए इसका 0 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। फिर यहाँ पर है हमारे पास Cl यहाँ पर 2 Cl है इसलिए -1 बराबर 0। तो x प्लस 0 प्लस -2 बराबर 0 तो x बराबर +2। अब इसको x बराबर +2 मानते हैं तो हमें पता है कि प्लेटिनम जो होता है वो सामान्यतः 4 सेंटीमीटर का देता है। PtCl4 होता है PtCl2 का निर्माण होता है PtCl2 का निर्माण होता है तो इसलिए अपन यहाँ पर इसको कर सकते हैं 2 और इसको मैं कर दूं 4। इसको हम यहाँ पर 2 के रूप में ले लेंगे और इसे 4 के रूप में ले लेंगे तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा तो ये 4 यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा +4। यहाँ पर PT का जो ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन अंक होगा वो सामान्यतः क्या होगा +4 होगा। उसके बाद में हम जो सेकंड सर्कुल है उसमें देखो क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इनका सीधा ऑक्सीकरण निकालता हूँ। देखो जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको तो हम x मान लेंगे प्लस यहाँ पर 6 लिगेंड दे रखे हैं इसके H2 के और H2 जो होता है वो सामान्य उदासीन लिगेंड होता है तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 0। अब ये हमारे पास क्या है Cl3 है तो यहाँ पर +3 -1 बराबर 0। x ये तो हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा -3 बराबर 0 तो x बराबर +3 यानी क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक जो होगा वो हमारे पास +3 होगा। उसके बाद में Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं तो Fe का ऑक्सीकरण निकालने से पहले हमारे पास यहाँ पर देखो प्राथमिक संयोजकता के रूप में
पोटेशियम जुड़ा हुआ है, पोटेशियम कितने जुड़े हुए हैं 3, तो 3 पोटेशियम का होता है +1, जिसका निकालना है उसको मान लेंगे x और फिर 6 - 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3 + x - 6 बराबर 0, x बराबर 6 - 3, x बराबर +3। यानी इस संकुल में Fe का ऑक्सीजन अंक है +3। इसी प्रकार से देखो अब इसका निकालते हैं, यहाँ पर 3 + 1 + x, जिसका अपन ऑक्सीजन निकालना है उसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और ये है हमारे पास ऑक्सीडेटर, तो 3 और इसके ऊपर आगे होता है 2 बराबर में 0, तो ये 3 + 2 3 + x - 6 बराबर 0, x बराबर 6 - 3, x बराबर +3। यानी इस संकुल में भी Fe का ऑक्सीजन अंक क्या है +3 होता। तो इस प्रकार से हम लोग इनका ऑक्सीजन अंक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखो एक छोटा सा टॉपिक है होमोलैक्टिक एवं हेटेरोलैक्टिक संकुल। होमोलैक्टिक संकुल और एक है हेटेरोलैक्टिक संकुल। होमोलैक्टिक तथा हेटेरोलैक्टिक संकुल। होमोलैक्टिक संकुल और हेटेरोलैक्टिक संकुल में देखो ज्यादा भेद नहीं है कि भेद थोड़ा सा है। होमो मींस समान, यानी ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंड एक जैसे हो। सभी लिगेंड क्या हो एक जैसे हो, जैसे Cu NH3 का होल 6 3+, तो ये होमोलैक्टिक है। FeH2O का होल 6 3+, ये होमोलैक्टिक है। हेटेरोलैक्टिक में ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, जैसे Cu NH3 का होल फॉर Cl2, NH3 का होल फॉर Cl2+। इसी तरीके से यहाँ पर अपन लोग सकते हैं NH3 का होल फॉर Cl4, यहाँ पर ये भी क्या है हेटेरोलैक्टिक संकुल माना जाता है। तो आप लोगों को केवल इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि होमोलैक्टिक कैसे होते हैं, हेटेरोलैक्टिक संकुल कौन से होते हैं, फिर उनमें ये थोड़ा सा विभेद है जो आपको आसानी से याद रखें।